हेलो बच्चों, ये है पार्ट 16। ये है आखिरी वीडियो इस चैप्टर का। चैप्टर फर्स्ट, इसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि क्रोमोजोम क्या होते हैं और उनका कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है, टेलोमियर्स क्या होते हैं, और इस वीडियो में टाइप ऑफ क्रोमोजोम देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग बांटे हैं ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम का बीच वाला पार्ट होता है जो कि हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए से मिलकर बना होता है, और उसी के बेसिस पे हमारा ये 4 तरीके का क्रोमोसोम बनता है: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। चलिए इसको विद फिगर देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अगर मेटासेंट्रिक की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग ये देखें, ये है क्रोमोसोम। इसके जो अपर आर्म है इसके लोअर आर्म के बराबर रहता है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक अपर आर्म कहलाएगा और ये नीचे वाला लोअर आर्म कहलाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों आर्म बराबर ही हैं, इसलिए इनको बोला गया मेटासेंट्रिक, और इसका सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचों बीच में है। सो मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर बीच में है, मेटासेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक इसका मतलब ये है कि जो क्रोमोजोम है, इसका फिगर मैं यहाँ बना रही हूँ। ये हमारा ऊपर वाला आर्म और नीचे वाला आर्म। देखने से तो लगेगा आपको कि दोनों आर्म बराबर तो नहीं है, थोड़े छोटे बड़े हैं। तो हल्का सा जो सेंट्रोमियर से देखो, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब कि जो एक आर्म इसका है वो हल्का सा जो होता है छोटा हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर आर्म। यहाँ पे बड़ा वाला आर्म है और ये छोटा वाला आर्म है, तो ये छोटा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू बड़ा वाला आर्म। मतलब इसके जो कह सकते हैं आप लोग आर्म में बराबर नहीं, जिसको बोला गया हम लोग सब मेटासेंट्रिक। अब एक्रोसेंट्रिक देखते हैं। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है कि इसका फिगर मैं ऐसे बना रही हूँ, ये एक अपर वाला आर्म छोटा है, ठीक है ना। अब अगर नीचे वाला आर्म बनाऊं तो ये इतना बड़ा है। तो अगर देखा जाए तो एक जो अपर आर्म है, ऊपर वाला जो आर्म है उसका, और लोअर आर्म जो है इसका, ये बहुत बड़ा है और अपर आर्म बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर वन एंड, यानी कि यहाँ का जो सेंट्रोमियर है यहाँ का, ये लगभग एंड के अंत में पहुंच चुका है लेकिन पहुंचा नहीं है अभी। और वन आर्म इज मच लॉन्गर देन अदर आर्म, और एक दूसरे यानी दूसरा वाला जो आर्म है वो पहले वाले आर्म से बहुत बड़ा हो गया है, जिसके कारण जो सेंट्रोमियर है वो एंड की ओर लगभग चला गया है। अब अगर टीलोसेंट्रिक का देखा जाए तो वो तो एकदम एंड पे ही पहुंचा रहा है। जैसे देखो, ये है नीचे वाला आर्म और ऊपर वाला आर्म लगभग गायब हो चुका है। जैसे अगर मैं बनाऊं छोटा सा एकदम, तो लगभग गायब हो गया है और सेंट्रोमियर एकदम ज्यादा टिप पे आ गया है। अब इसको बोलेंगे हम लोग टीलोसेंट्रिक, मतलब कि सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड। अब आगे देखते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है। सैटेलाइट क्रोमोसोम पार्ट ऑफ द क्रोमेटिड प्रेजेंट बियॉन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बेसिकली ये जो क्रोमोसोम ये ग्रीन कलर का है ना, इसके जस्ट ऊपर जो पर्पल एक प्रकार का आपको दिख रहा है कंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। देखो, और इसके जस्ट ऊपर वाला जो आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट जो है इसके जस्ट ऊपर पाया जाता है, यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बियॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट क्रोमोसोम, और ये क्रोमेटिड का ही पार्ट होता है। और सैटेलाइट क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर अगर देखा जाए तो 5 पेयर होते हैं। 13 पेयर, मतलब 13th पेयर पे जैसे क्रोमोसोम हमारे 23 पेयर के होते हैं ना, तो जो 13 नंबर वाला क्रोमोसोम है उसके ऊपर भी पाया जाता है, 14 वाले के ऊपर, 15 और 21 और 22 वाले क्रोमोसोम के ऊपर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है जो रेड और थोड़ा पर्पल कलर का दिख रहा है, उस तरीके का। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में अंतर क्या है? देखो, अगर देखा जाए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो ये हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए से मिलकर बना होता है, और अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये यूक्रोमेटिन से मिलकर बना होता है। होल्ड्स टू सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, होल्ड्स टू सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये है हमारा एक सिस्टर क्रोमेटिड और इसके दूसरा, इसको बोलते हैं हम लोग टू सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये जो कनेक्शन है इसका, ये वाला जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब ये जो सेंट्रोमियर है ग्रीन कलर का, इसी को बोलते हैं हम लोग हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जो कि दो क्रोमेटिड को कनेक्ट करने में मदद करता है। और ये हेटेरोक्रोमेटिन है इसलिए डार्कली स्टेन्ड है, क्योंकि अगर देखा जाए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक फिगर देखते फिर से। अगर ये हमारा पूरा टोटल क्रोमेटिन है कुछ इस तरीके से मान लो अरेंज है, तो ये जो रेड कलर का पार्ट है ये हमारा यूक्रोमेटिन, और अगर इसके बीच बीच में मैं कुछ बना दूं कुछ इस तरीके से, तो ये कहलाएगा हमारा हेटेरोक्रोमेटिन।
जो कि बहुत थोड़े पार्ट में होते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। और अगर यूक्रोमेटिन देखा जाए तो ये ज्यादा मात्रा में होता है और ये लाइटली स्टेन्ड होता है। और ये जो हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और ये डार्कली स्टेन्ड में होते हैं, मतलब कि कम मात्रा में होते हैं, इसलिए डार्क होते हैं। जैसे अगर गांठ कहीं पड़ जाता है तो गांठ जो होता है वो डार्क नहीं हो जाता है, इसलिए इसको बोला गया है डार्कली। तो बेसिकली आप यही कह सकते हैं, बीच बीच में अगर क्रोमेटिन जो धागा है अगर गांठ पड़ जाता है तो उसको बोलने लगते हैं, उस पार्ट को बोलने लगते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और वो डार्कली स्टेन्ड हो जाता है। अब जो हमारा सेकेंडरी है कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो यूक्रोमेटिन तो है ही, इसके पास आरआरएनए का जीन होता है एंड ऑल्सो कॉल्ड एज एनओआर। इसका मतलब है कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। यहाँ पे इसका बेसिकली मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि आरएनए जो प्रोटीन बनाता है, वैसे ही अगर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जो है ये फॉर्म्स न्यूक्लियोलस जैसे कि हमारा ये हो गया सेल, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर हो गया हमारा क्रोमेटिन, और इसके अराउंड एक लेयर आ गया, इसको बोलने लगते हैं हम लोग न्यूक्लियस। और एक छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होता है इसके पास आरआरएनए बनाने का जीन होता है। तो बेसिकली अब न्यूक्लियोलस को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होते हैं यूक्रोमेटिक डीएनए होते हैं, वो बनाते हैं न्यूक्लियोलस को। सो इसलिए बोला गया हैज आरआरएनए जीन एंड कॉल्ड एज एनओआर, मतलब कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जो कि न्यूक्लियोलस को फॉर्म करता है। और यही न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो आरआरएनए को बाद में फॉर्म करते हैं। नॉन स्टेनिंग पार्ट, यानी कि इसके ऊपर अगर आप स्टेन डालेंगे तो भी ये शो नहीं करेगा, इसलिए बोला गया नॉन स्टेनिंग पार्ट। सो जो यहाँ पे हमारा है ये खत्म हो चुका है। अब देखते हैं माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज स्मॉल वेसिकुलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग एंजाइम्स एंड बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। देखो वेसिकुलर स्ट्रक्चर मतलब स्पेरिकल होगा और एंजाइम्स कंटेन किए रहेगा, बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और इसके अराउंड अराउंड एक सिंगल मेम्ब्रेन है। बेसिकली डबल नहीं, वरना मैं डबल बना देती है, इसको मतलब एक सिंगल मेम्ब्रेन है। इसको बोल रहे हैं हम लोग माइक्रोबॉडीज, इस पूरे स्ट्रक्चर को। इसके अंदर है हमारा ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, जो डॉट डॉट है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जो कि इसके अंदर फिल है और इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं अदर देन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे ये है क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फॉस्फोराइलेशन करता है, इसका मतलब होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन करता है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रकार का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए वो प्रोसेस कर देता है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया कर देता है रेस्पिरेशन में। तो उसकी जरूरत नहीं होती माइक्रोबॉडीज को कि वो रेस्पिरेशन भी करे। तो रेस्पिरेशन करने के लिए जो एंजाइम्स लगेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया देगा, और उसके अलावा जितने भी एंजाइम्स है ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने के लिए वो माइक्रोबॉडीज बनाता है। और अगर इसके टाइप देखा जाए, टाइप है इसके तीन, परऑक्सीजोम, स्पेरियोजोम, ग्लाइक्सिजोम। परऑक्सीजोम दोनों में होता है, यानी प्लांट में भी होता है, एनिमल में होता है। अगर एनिमल में देखा जाए तो ये दो तरीके से काम करते हैं, परऑक्सीडेजेस और कैटालेजेस। परऑक्सीडेजेस का मतलब होता है जब वो H2O2 फॉर्म करते हैं, और कैटालेजेस का मतलब होता है जब H2O को ब्रेक कर देते हैं। और प्लांट के अंदर अगर देखा जाए तो परऑक्सीजोम पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट। देखो प्लांट दो तरीके के होते हैं, एक होता है C3 प्लांट और एक होता है C4 प्लांट। ये आप लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ समझने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप याद रखिएगा कि C3 प्लांट में ये फोटो रेस्पिरेशन करवाते हैं। कौन करवाता है? परऑक्सीजोम करवाते हैं। अब स्पेरियोजोम को देखते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट में होते हैं, एनिमल के अंदर नहीं होते हैं। फाउंड बाय SER जो कि ER का एक पार्ट होता है। फंक्शन इसका ये है कि फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट, यानी कि जो फैट है उसका सिंथेसिस करता है, यानी फैट को बनाता भी है, साथ साथ में स्टोर भी करता है। तो ये प्लांट के अंदर होता है। और कौन है? स्पेरियोजोम करता है। अगर ग्लाइकोऑक्सीजोम की बात की जाए तो इसे प्लांट के अंदर पाया जाता है। हेल्प्स इन ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल, जो कि फैट और कार्बोहाइड्रेट जब बदल जाते हैं आपस में तब इनको बोलने लगते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइलेट साइकिल। सो ये कहलाने लगेगा हमारा ग्लाइकोसोम, जो कि प्लांट के अंदर करवाता है ये काम। सो यहाँ पे हमारा ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन की इंक्वायरी हो तो आप इसको तुरंत पूछिए, मैं उसका जवाब तुरंत देने के प्रयास करूंगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन MCQ चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में कई सारे क्वेश्चन ले आऊंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम मिलकर सॉल्व करेंगे। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।